नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 11 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल में। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में बोरोइंग को लेके यानी उधारी को लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है, इससे संबंधित आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल हम देखो चिल्ला के रह गए, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, लेकिन देखो हमने सोच लिया कि हवा और पानी की तरह ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट अगले 10 सालों में हमारे देश की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर हमारे हाथ से ये एडवांटेज भी निकल गया, मतलब हम बूढ़े हो गए अमीर होने से पहले ही, मतलब हो रहे हैं मान लीजिए। तीसरा आर्टिकल यहाँ पे नेशनल माइनॉरिटी करैक्टर से संबंधित है। तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे इश्यूज, लेकिन पहले कोट देख लीजिए। मार्क ट्वेन का कोट है, Get your facts first and then you can distort them as much as you please। मार्क ट्वेन जो देखो इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनका ये जो कोट है ना, एक प्रकार से सरकेज़म है, व्यंग है। जब ये जिंदा थे ना, उस समय येलो जर्नलिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, जो आज तो बहुत ही ज़्यादा है। येलो जर्नलिज्म मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को ना बढ़ा चढ़ा के लिखना, सेंसेशनलाइज करके सनसनीखेज बना के लिखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर की कॉपीज़ बिक सकें। आज के समय में तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब इवन ये तो होता ही है, अगर ना हो तो वो एबनॉर्मल होगा। हर चीज़ आज के समय में ज़्यादा व्यूज़ गेन करने के लिए है। आप कोई भी अखबार की हेडिंग उठाओ, इस प्रकार से हेडिंग्स होंगी कि पढ़ने वाले का मन कर जाए हेडिंग में है क्या, मतलब न्यूज़ में है क्या। तो इन्होंने ये बोला था कि देखो जो भी लिखो ना, फैक्ट्स के बेसिस पे लिखो, एविडेंस के बेस पे लिखो। चलो फैक्ट्स के बेस पे लिख भी लिए तो आमतौर पे ना जर्नलिस्ट क्या करते हैं, अपना ना एजेंडा सर्व करते हैं। एजेंडा मतलब आपके पास में 4 फैक्ट्स हैं, 2 आपके पक्ष में हैं, 2 आपके खिलाफ हैं। तो वो क्या करेंगे, जो एक्ट उनकी बात को, उनके एजेंडा को सर्व करते हैं ना, उन 2 फैक्ट्स को अपने आर्टिकल में जगह देंगे, और वो 2 फैक्ट्स जो उनके एजेंडा को सर्व नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनको छुपा लेंगे। समझ गए? इसको कहते हैं सच को डिस्टोर्ट करना। मतलब आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो जो आपके एजेंडा को सर्व करते हैं, बाकी पॉइंट्स को आप इग्नोर कर देते हो, उन्हें आप आंख बंद कर लेते हो। तो इसका मतलब आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा कोट है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सेंटर और स्टेट्स के बीच में बोरोइंग को लेके यानी उधार मांगने को लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, उस इशू से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो पिछले साल यानी 2023 में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना केरला के ऊपर कंडीशन लगा दी थी कि आप इससे ज़्यादा उधार नहीं ले सकते। नाम है उसका नेट बोरोइंग सीलिंग यानी एनबीसी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एनबीसी में यह बोला था कि केरला की सरकार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ना जितना केरला का प्रोजेक्टेड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, मतलब कि जितनी उनकी प्रोजेक्टेड जीडीपी है स्टेट की, उसका 3% से ज़्यादा उधार नहीं ले सकता। सिर्फ 3% से कम ही उधार ले सकता है केरला। ये कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई थी नेट बोरोइंग सीलिंग के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिमिट संविधान के कौन से आर्टिकल का यूज करते हुए लगाई, या फिर कौन से पार्लियामेंट के एक्ट का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला की सरकार के ऊपर ये लिमिट लगाई, बताइए। आएगा अभी, ये सब चीजें अब डिटेल से आएंगी, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लिमिट लगाई थी ना केरला की सरकार के ऊपर, उसमें सब कुछ शामिल था। जैसे केरला की सरकार नया बॉन्ड इशू कर रही है पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तो वो भी इस 3% की लिमिट में शामिल। अगर नाबार्ड जैसे संस्थानों से केरला की सरकार लोन ले रही है, वो भी इस 3% की लिमिट में शामिल। अगर केरला के पब्लिक अकाउंट में पैसा है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, तो वो भी इस 3% की लिमिट में शामिल, क्योंकि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो भी एक प्रकार से लायबिलिटी है। और तो और केरला में अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, जैसे वहाँ का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, वो भी मार्केट से अगर लोन उठा रहे हैं प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए,
तो वो भी इस 3% की लिमिट में आएगा, सब कुछ 3% की लिमिट में आएगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया। तो ये जो राइटर्स हैं वो कह रहे हैं कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया ना 2023 में, तो इससे केरला के लोगों की जो वेलफेयर है वो प्रभावित हुई, केरला की जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हुई। केरला की सरकार ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि संविधान का जो आर्टिकल 293 है उसे फिर से रीइंटरप्रेट किया जाए। अब यहां पे देखो दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एक संविधान का आर्टिकल 292 और एक 293। ये ध्यान से सुनिएगा आप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आर्टिकल 292 देखिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स टू बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है, पहली लाइन का, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पे। मतलब जैसे देखो हम लोन लेते हैं हमारी सैलरी स्लिप पे, बैंक सैलरी स्लिप देख के लोन दे देता है, उसी प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा पैसा जाता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जहां से खर्चे होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी पे लोन ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दूसरी लाइन देखिए, लोन तो ले सकती है बट विद इन सच लिमिट्स इफ एनी एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब कितना लोन ले सकती है इसके लिए ना पार्लियामेंट समय समय पे कानून बना सकती है। जैसे FRBM एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने कि कितना लोन लिया जा सकता है, ना सिर्फ सेंटर के द्वारा बल्कि स्टेट के द्वारा भी। जैसे FRBM एक्ट कहता है फिजिकल डेफिसिट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट इस आर्टिकल में ये है, एंड टू द गिविंग ऑफ गारंटीज विद इन सच लिमिट्स। मतलब ये जो 3% ऑफ फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिक डेट 60% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो लिमिट्स है ना, इन लिमिट्स के अंदर सेंटर ना दूसरों के लिए, फॉर एग्जांपल स्टेट्स के लिए एज ए गारंटर काम भी कर सकता है। जैसे एक कई बार पिताजी बच्चे के एजुकेशन लोन के लिए गारंटर का काम करते हैं ना, उसी प्रकार से इस लिमिट के अंदर स्टेट को लोन लेना है तो सेंटर एज ए गारंटर का काम कर सकता है, गारंटी दे सकता है। तो 3 पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर, तीनों आपको आसान भाषा में क्लियर हो गए, अदरवाइज ये आर्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट सा ही है। मतलब ये देखो, पहला है बोरोइंग पावर कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी पे रख के। दूसरा पार्लियामेंट का रोल, कानून बनाना, लिमिट्स तय करना कितना लोन ले सकता है कोई, मतलब पब्लिक डेट कितना हो सकता है, फिजिकल डेफिसिट कितना हो सकता है। और तीसरे नंबर पे गारंटी दे सकता है इन लिमिट्स के अंदर दूसरों के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स के लिए। तो ये है आर्टिकल 292। अब है आर्टिकल 293, ये स्टेट्स के संदर्भ में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल आसान भाषा में ये है, स्टेट्स बोरो कर सकता है, पैसा उधार ले सकता है इंडिया के अंदर से, और इसके लिए स्टेट अपना जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, जो स्टेट का मेन बैंक अकाउंट मान लीजिए जिसमें उनका सारा पैसा आता है, उसे एज ए सिक्योरिटी पे रख सकता है। ये पहला पॉइंट है आर्टिकल 293 का सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को लोन दे सकता है और स्टेट के लोन के लिए गारंटर का भी काम कर सकता है, जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ लिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी लोन दे सकता है स्टेट्स को, और स्टेट किसी और से लेता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर का काम भी कर सकती है। अब तीसरा सेक्शन देखिए, आर्टिकल 293 सेक्शन 3, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखो स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया था लेकिन अपना पिछला लोन चुकाया नहीं है, गुजरात ने 500 करोड़ का लोन लिया सेंटर से लेकिन सिर्फ 300 करोड़ बाकी किया, 200 करोड़ बाकी नहीं किया, पिछला चुकाया नहीं है, तो फिर फर्दर लोन अगर गुजरात को लेना है ना, तो इसके लिए फिर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। ये है आर्टिकल 293 सेक्शन 3। ये देखो, मतलब पहले आउटस्टैंडिंग ड्यू है, लोन नहीं चुकाया, तो फर्दर लोन रेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट जरूरी है। अब चौथा देखिए, आर्टिकल 293 सेक्शन 4, ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे ना कंडीशन सेट कर सकता है नए लोन देते वक्त स्टेट्स को। जैसे राजस्थान ने लोन मांगा सेंटर से, सेंटर ने कंडीशंस लगा दी कि आप इस लोन का पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करोगे और किसी के लिए नहीं, 5 सालों के अंदर अंदर आपको ये लोन वापस देना है, आप इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मत लीजिए किसी और से, सिर्फ इतने इंटरेस्ट रेट तक आप लोन लीजिए। पॉइंट क्लियर है? मतलब स्टेट को परमिशन देते वक्त फर्दर लोन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस अटैच कर सकता है
इन कंडीशंस के तहत लोन लीजिए दूसरों से, अदरवाइज मत लीजिए। जैसा ऐसे होता है ना कि पिताजी बच्चे को समझाते हैं कि बेटा कर्ज के बोझ तले दब जाओगे, इतना इंटरेस्ट रेट पे कर्ज क्यों ले रहे हो, तो उस प्रकार से सेंटर ना स्टेट्स को सिखा सकता है, कंडीशंस लगा सकता है। ये है आर्टिकल 293 सेक्शन 4। ये दोनों संविधान के आर्टिकल्स आपने समझ लिए ना अच्छे से, 292 एंड 293। उसके बाद आज न्यूज़पेपर का आर्टिकल तो कुछ भी नहीं है, राइटर ने बस यही समझाए हैं, लेकिन थोड़ा आसान भाषा में नहीं समझाए। तो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं आर्टिकल 292 में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट FRBM एक्ट लेके आई थी पार्लियामेंट में, जो मैंने आपको बताया। ये देखो ऊपर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है आर्टिकल 292 में कि पार्लियामेंट लॉ के तहत लिमिट फिक्स कर सकता है समय समय पे। तो पार्लियामेंट इसके लिए FRBM एक्ट लेके आ गई 2003 में। अब इसमें कंडीशंस लगाई गई हैं कि 3% ऑफ GDP से ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं हो सकता, बजटरी डेफिसिट नहीं हो सकता। और सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि ना आप अपने अपने कानून बना लीजिए अपना फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए, बट लिमिट 3% की ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो स्टेट्स ने भी अपना अपना FRBM एक्ट जैसा स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवा दिया। और FRBM एक्ट में ये भी बोल दिया गया कि स्टेट्स को ना सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो इस लिमिट को क्रॉस करते हैं 3% ऑफ GDP वाली। हाँ, थोड़ा लालच दे दिया गया, अगर आप पावर सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म्स लेके आओगे तो आपकी जो बोरोइंग लिमिट है हम इंक्रीज कर देंगे 3% ऑफ GSDP के बजाय 3.5% ऑफ GSDP कर देंगे, अगर आप पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आते हो तो। इसके बाद राइटर ये कहते हैं देखो संविधान का, आज के संविधान का जो आर्टिकल 293 है ना, ये लिया गया है आज़ादी से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 163, वहां से ये आर्टिकल लिया है 293। तो ना जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट चल रही थी ना, तो एक लीडर अनंत सायनाम अयंगर, इन्होंने एक बात बोला कि स्टेट्स के ऊपर जो लिमिट है ना उधार लेने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि उधार लेना ये ना सिर्फ देखो प्रेजेंट जनरेशन को प्रभावित करता है, बल्कि कोई गवर्नमेंट उधार लेती है तो फ्यूचर जनरेशंस भी प्रभावित होती हैं। तो ग्रेटर स्क्रूटिनी होनी चाहिए उधारी के इशू की। तो उन्होंने सजेस्ट किया था एक ना फाइनेंस कमीशन इस्टाब्लिश कर दिया जाए, मतलब फाइनेंस कमीशन की तरह बॉडी इस्टाब्लिश कर दी जाए जो ये सब चीज़ें देखे कि स्टेट गवर्नमेंट कितना उधार ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उधार ले सकती है, दोनों के ऊपर लिमिट्स। तो ऐसी कोई फाइनेंस कमीशन की तरह कोई बॉडी इस्टाब्लिश कर देनी चाहिए। लेकिन वो बात अलग है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने मानी नहीं थी उनका सजेशन। फिर एक और चीज़ देखिए, 1935 का एक्ट जहां से ये आर्टिकल 292 उठाया गया 293, उस पुराने एक्ट का सेक्शन 163 क्लोज 3 ये बोलता है फेडरेशन ना, जब देखो स्टेट सब कुछ शो कर देना कि हमें लोन चाहिए और जायज़ है हमारा लोन लेना बिल्कुल, तो फिर ना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरेशन अननेसेसरीली डिले ना करे और अननेसेसरी कंडीशंस ना लगाए फिर प्रोविंसेस के ऊपर लोन लेने के लिए। अगर प्रोविंस ने ये बता दिया कि लोन लेना बिल्कुल जायज़ है, सब कुछ सही है, ज़रूरत है, तो फिर ऐसा नहीं कि जो फेडरेशन है वो जानबूझ के डिले कर रही है या फिर जानबूझ के कंडीशंस लगा रही है। तो ये था 1935 एक्ट का सेक्शन 163 क्लोज 3। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और संविधान बना ना, तो ये सेक्शन 163 क्लोज 3 हटा दिया गया। ये फिर नए संविधान में, आज़ादी के बाद जो संविधान बना उसमें ये सेक्शन नहीं ऐड किया गया। और इसी से शिकायत है राइटर को। राइटर कहते हैं अभी देखो जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगा दी है ना, तो स्टेट्स की ऑटोनॉमी छिन गई है और स्टेट अच्छे से अपने डेवलपमेंट नहीं ला पा रही है, लोगों की वेलफेयर नहीं सुनिश्चित कर पा रही है। इस वजह से ना कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए। पहला रिफॉर्म वो यही सजेस्ट करते हैं कि लोन कितना लिया जा सकता है, क्या कंडीशंस, लिमिट क्या, इन सब चीज़ों के लिए ना एक फाइनेंस कमीशन जैसी बॉडी इस्टाब्लिश कर देनी चाहिए। दूसरा, ये जो सेक्शन है ना जो 1935 के एक्ट में था और नए संविधान में हमने नहीं लिया, ये सेक्शन भी ऐड किया जाए आर्टिकल 293 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट अननेसेसरली कंडीशंस या फिर लिमिट्स ना लगाए। राइटर ये भी बोलते हैं कि देखो सभी स्टेट्स की ना जरूरतें अलग हैं, सभी स्टेट्स की सिचुएशन अलग है। अब केरला जैसे राज्य में
वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लिटरेसी काफ़ी अच्छी है, तो वो लोन लेंगे तो चुका देंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, जहाँ पे लिटरेसी नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उनके ऊपर आप ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हो, लेकिन सभी राज्यों के ऊपर सेम कंडीशंस लगा के आपको क्या हासिल होगा? तो ये बात राइटर बोलते हैं। फिर राइटर लास्ट में ना कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे ना जब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 293 सेक्शन 4 का उपयोग करके स्टेट्स के ऊपर कंडीशंस लगाती है ना, तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। प्रोसीजर्स क्या अपनाए गए लिमिट लगाते वक्त, क्या स्टैंडर्ड अपनाया गया, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट जनता के सामने रखे जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के ऊपर बोरोइंग के ऊपर लिमिट्स लगाती है तो। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते वक्त ना लोन लेने के लिए एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से कम कंसल्ट तो करे कि भाई हम तुम्हारे ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं लोन लेने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को पता तो लगे, स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोले तो सही सेंट्रल गवर्नमेंट को, मत लगाइए, ये ऐसे कर दीजिए, कोई स्कोप तो हो स्टेट का सेंटर के साथ बात करने के लिए शुरुआत में कंडीशंस लगाने से पहले। नेक्स्ट, इक्विटेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मतलब जहां सिचुएशन सेम है ना, वहां देखो सभी राज्यों के लिए सेम कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केरला के लिए लगा दी बट कोई रूलिंग पार्टी वाला जो राज्य है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, वहां पे ये कंडीशंस नहीं लगाई गई। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फिस्कल ऑटोनमी राज्यों के पास में हो, इस चीज की सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करे। अगर देखो स्टेट के पास में फिस्कल ऑटोनमी होगी, अपने फाइनेंशियल डिसीजन स्टेट खुद ले सकेगा, तभी तो वो अपने लोगों की वेलफेयर सुनिश्चित कर सकेगा ना। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये 4 सजेशंस राइटर अलग से देते हैं अपनी तरफ से। इस प्रकार से हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब एक प्री का भी क्वेश्चन है आपके लिए, मेंस का लास्ट में दूंगा। ये आपके लिए CQ1 है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया बूढ़ा हो रहा है अमीर होने से पहले ही? काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं इस आर्टिकल में। आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ना, पिछले काफ़ी सालों से हम बात करते आ रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पक्ष में है। मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में वर्किंग एज पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है। 15 से लेके 64 के एज ग्रुप में लोग इंडिया में ज़्यादा हैं। जब से हमारे देश में LPG रिफॉर्म्स आए हैं ना 1991 में, उसके बाद से हम इस चीज़ पे गर्व महसूस करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। लेकिन देखो, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली खिड़की है ना, अब बस बंद होने वाली है। अगले 10 सालों के बाद ना, विदिन 10 ईयर्स हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर देखो, इतना बड़ा जो एडवांटेज था हमारे पास में वो चला जाएगा। और अभी तो हम अमीर हुए भी नहीं हैं, अभी हम मिडिल इनकम कैटेगरी में भी अभी नहीं आए हैं। तो फिर ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना, मतलब एवरेज के तौर पे एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती हैं, वो टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में जितना सोचा था ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। आप देखिए कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 1.75 से कम हो गई है। अमूमन पंजाब और वेस्ट बंगाल में भी यही हाल है। अगर कुछ चुनिंदा राज्यों को हम छोड़ दें जैसे बिहार, बाकी ज़्यादातर राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है? 2.1 अगर टोटल फर्टिलिटी रेट होती है ना, तो पॉपुलेशन फिर स्टेबल रहेगी। हमारे 2.1 एक्स्ट्रा, क्योंकि किसी की डेथ ना हो जाए। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। अगर इससे कम टोटल फर्टिलिटी रेट होती है तो फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बाकी राज्यों में अब यही सिचुएशन है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। वो तो बाद में होगी, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें राइटर बोल रहे थे 2070 के बाद डिक्लाइन होगी, अभी तो बढ़ेगी। लेकिन इस आर्टिकल में राइटर वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि 10 सालों के बाद में वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन देखो, चाइना के पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड उनके पक्ष में था ना, चाइना ने बहुत कुछ कर दिया। हम तो रोते ही रह गए कि इतना पॉपुलेशन है, हर चीज़ के लिए मारामारी है, कॉलेज की सीट के लिए मारामारी है, जॉब के लिए मारामारी है, हर चीज़ के लिए मारामारी है। हम तो सिर्फ ये बातें ही करते रह गए। और जो पॉलिटिशियन है
वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोकल्स के लिए रिजर्वेशन की मांग करते रह गए कि हाँ भाई लोकल्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, जॉब्स बहुत कम है। हमने उतना मजबूती से ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को अच्छे से स्किल दें तो कितना फ़ायदा होगा। हमने कभी उस तरफ ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाई नहीं। 2010 में देखो हमारे देश की ना टोटल फर्टिलिटी रेट 2.6 थी, 2.6, और आज के समय में 1.99 है। तो 2010 से लेके अभी तक हम पर कैपिटा इनकम बहुत कम बढ़ा पाए हैं। अभी भी हम लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं, हायर मिडिल इनकम कैटेगरी में अभी भी नहीं आते। डेवलप्ड स्टेट तो दूर की बात है। और इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, आने वाले समय में और तेजी से कम होगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो आज जो हमारा ये डिविडेंड है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ ज़्यादा है, बहुत दुख की बात है, हमारा ये डिविडेंड वेस्ट हो रहा है। लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर जॉब्स में, एग्रीकल्चर के जॉब को देखो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब कुछ लोग इसे सोचने लगते हैं अरे किसान नहीं होगा तो फिर उगाएंगे कैसे। अरे भाई आज के समय में मशीनों का टाइम है, जो मशीन्स हैं उनकी सहायता से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल की जा सकती है, जैसे डेवलप कंट्रीज़ में होता है। और जो किसान हैं उनको और ज़्यादा अच्छी जॉब दो। और ज़्यादा अच्छी जॉब कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। समझे? किसानों की वेलफेयर अगर उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाया जाए तो उनका इनकम लेवल बढ़ेगा, उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में कंसोलिडेशन हो थोड़ा खेतों का, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ की जाएं जैसे डेवलप कंट्रीज़ में होता है, तो वहाँ भी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी आए। मतलब जितने कंट्रीज़ डेवलप हुए हैं ना, उनका यही मॉडल रहा है कि ना देश की जनता को लो प्रोडक्टिविटी जॉब से हटा के थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जॉब्स में लेके आना। अब देखो हमारे देश में जैसे सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में एक लेवल से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल नहीं सकती, बचता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में डेवलप नहीं हो पाया, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कंपेयर किया जाता है इंडिया और चाइना को। जब चाइना में ये रिफॉर्म्स आए थे ना एलपीजी, जैसे हमारे देश में 1991 में आए, वहाँ पे 1978 में आ गए थे चाइना में। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए ना, चाइना में 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। लेकिन बाद में देखो एलपीजी रिफॉर्म के 30 साल बाद, यानी 1978 के 30 साल बाद सिर्फ 38% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में रह गई। हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में। 1991 के 30 साल बाद यानी 2021 में हमारे देश में आज भी 46% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। यानी 30 साल में हमने सिर्फ 17% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से हटा के दूसरे सेक्टर्स में जॉब दिलवाई। चाइना ने ना 32% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से हटा के दूसरे सेक्टर में जॉब दिलवाई। और इसका असर फिर चाइना की पर कैपिटा इनकम पर भी देखने को मिलता है। उनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में अर्बन एरियाज में देख लीजिए, आज भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है? सिर्फ 50% है। अगर देखो ऐसा ही चलता रहा ना, तो इंडिया ना मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा। यूट्यूब पे ना आप सर्च कीजिएगा, एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमने मिडिल इनकम ट्रैप का डिस्कस किया था। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे देखो कोई पर्सन है, गरीबी रेखा से ऊपर तो आ गया, मिडिल क्लास में आ गया, लेकिन ना उसके पास अभी भी पुरानी स्किल है, उस पुरानी स्किल की सहायता से ना वो अमीर नहीं बन सका। उसी प्रकार से देशों के साथ होता है। कोई देश जल्दी से गरीबी से तो बाहर आ गया, मिडिल इनकम कैटेगरी में आ गया, लेकिन मिडिल इनकम में आने के बाद में ना उसको ना दिक्कत आने लगी, क्योंकि एक तरफ गरीब देशों के पास में चीप लेबर, लेकिन मिडिल इनकम कैटेगरी में चीप लेबर नहीं है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट कम आना स्टार्ट हो गई। और अमीर देशों की कैटेगरी में वो इसलिए नहीं जा सका क्योंकि उस देश के पास अमीर देशों जैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हमारे पास यही दिक्कत हो जाएगी, हम यहीं पे फंस के रह जाएंगे मिडिल इनकम ट्रैप में, क्योंकि ना तो यूएस जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में है कि हम एकदम से और ऊपर चले जाएं, और ना ही, और जिस हिसाब से जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, फिर हमारे पास वो एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा जो गरीब देशों के पास में होता है कि लेबर सस्ती है। हमारे पास दोनों एडवांटेज नहीं होंगे और हम यहीं पे फंस के रह जाएंगे। जैसे साउथ अफ्रीका फंस गया, ब्राज़ील वगैरह कई देश फंस गए मिडिल इनकम ट्रैप में। हमारी भी वही हालत होगी। इवन चाइना जो इतना तेजी से ग्रो किया, चाइना भी अब स्लो डाउन कर रहा है। कम से कम अब इंडिया को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये परपीचुअल नहीं है, सदा नहीं चलता रहेगा।
हम ना ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को, जैसे हवा अनलिमिटेड है, पानी अनलिमिटेड है, फिर वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी आदत है। उसी प्रकार से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वही पॉइंट राइटर बोलते हैं, देखो सर्विस सेक्टर अच्छा खासा हमारे देश में ग्रो हो चुका है, लेकिन एक सेक्टर जो फंसा हुआ है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत लोगों को जॉब दे सकता है, उनको एग्रीकल्चर से हटा के अगर कोई सेक्टर एकोमोडेट कर सकता है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता। अब जैसे देखो आईटी इंडस्ट्री है, 250 बिलियन डॉलर्स की है, जॉब देती है सिर्फ 5.5 मिलियन लोगों को। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री और जॉब देती है 45 मिलियन लोगों को, जिसमें से 60-70% तो महिलाएं हैं। समझ गए? लेकिन देखो दिक्कत ये आती है हमारे देश में ना, जो मैन्युफैक्चरर है ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। 6 में से 1 मैन्युफैक्चरर हमारे देश में ऐसा है जो ना लाइसेंसिंग और परमिट इशू को फेस करता है, उसे आसानी से लाइसेंस और परमिट नहीं मिलता। और ये बात देखो बिल्कुल सच है। एक ना जीएसटी फर्म के लिए मेरे दोस्त ने ना अप्लाई करना था, मैंने उसको क्लोजली देखा कि हमारे देश में यार सरकार कहती है हम सब कुछ डिजिटाइज कर रहे हैं, वो 3 महीने हो गए सब कुछ उसका पूरा है, वो जीएसटी फर्म नहीं ले पा रहा है। सब कुछ पूरा है, मतलब आप बोलोगे कुछ कमी होगी सर, सब कुछ पूरा है। ये क्या पता क्या करते हैं, 15 दिनों का टाइम होता है। अब सरकार लिमिट तो लगा दी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कैसे करप्शन होता है वो देखिए आप। सरकार ने बोल दिया कि जो जीएसटी फर्म के लिए अप्लाई करेगा ना, तो 15 दिनों के अंदर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो जो इंस्पेक्टर, मैं खुद उस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ, लेकिन अब देख रहा हूँ क्लोजली और ज़्यादा कैसे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। देखो हुआ क्या, 15 दिनों के अंदर उनको रिप्लाई देना है कि एप्लीकेशन का क्या हुआ। तो वो क्या करेंगे, 14 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, 15वें दिन एक क्वेरी डाल देंगे। क्वेरी मतलब कि हाँ भाई कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है, आपने अप्लाई किया है, उनको कुछ डाउट है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांग लिया 15वें दिन। तो जैसे ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन डाल दिया, आपने तुरंत की तुरंत अगले दिन वो क्लैरिफिकेशन उनको दे दिया कि हाँ भाई ये है। फिर वो कुछ नहीं करेंगे 14 दिनों तक। जैसे ही 15वां दिन आएगा, वो आपकी एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसने क्योंकि 3 बार अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट उसके पूरे हैं, लेकिन बार बार उसका रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब साफ है, या तो देखो सामने वाला पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट है हमारा, जीएसटी वगैरह कलेक्ट करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब एप्लीकेशन किसी के पास भी जा सकती है, स्टेट का जो इनडायरेक्ट टैक्स वाला डिपार्टमेंट है उनके पास भी जा सकती है, और सेंटर वाला जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है उनके पास भी जा सकती है। तो या तो देखो वो पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पैसे दो तभी हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो इतने इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो देखते ही नहीं है ध्यान से कि हाँ भाई एप्लीकेशन ठीक है, जस्ट वो फॉर्मेलिटी सी पूरी कर देते हैं 15वें दिन बिना देखे डॉक्यूमेंट, हाँ रिजेक्ट 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 ऐसे करते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे दोस्त का। तो देखो जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, भाई किसी को बिजनेस करना है तुम उसे फर्म तक खोलने में इतना टाइम लगा देते हो, वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार 3 महीने हो गए, चलो मान लिया 1 सेकंड के लिए उसके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होगी, तो भाई उसको ढंग से बता दो ना क्या करना है, कोई बातचीत नहीं आपस में, कुछ नहीं। तो इतना मतलब मुझे तो कन्विंसिंग नहीं लगा ये सिस्टम, जिस हिसाब से सरकार बातें कर रही है उस हिसाब से ये कतई कन्विंसिंग नहीं है कि आप इतना टाइम ले रहे हो, एक को जीएसटी फर्म नहीं ओपन करने दे रहे हो। खैर मुद्दे पे आते हैं। वियतनाम में 3% लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनको ना ये परमिट और लाइसेंस लेने में दिक्कत आती है। फिर हमारे देश में इशू आता है एक्सेस टू लैंड। लैंड की तो इतनी ज़्यादा कीमतें हमारे देश में बढ़ी हुई हैं, मतलब कोई प्लांट वगैरह इस्टेब्लिश करना चाहता है, लैंड तो बहुत ही महंगा है, तो ये दिक्कत आती है। फिर देखो ट्रेड रेगुलेशंस, कस्टम लाज, इनमें दिक्कत आती है। वियतनाम में सिर्फ 3% ये इश्यूज फेस करते हैं लोग, और हमारे देश में 17%। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना, रियल में सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। इंडियन मैन्युफैक्चरर सस्ता रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकें, इसके लिए उन्हें टैरिफ कम करने होंगे। यूके यूरोपियन यूनियन के साथ में काफ़ी समय से इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, हुआ नहीं है, जल्द से जल्द साइन करो। स्टेट गवर्नमेंट्स को मजबूत रिफॉर्म्स लाने होंगे, लेबर रिफॉर्म्स। सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेके आई है लेबर रिफॉर्म्स, बट स्टेट गवर्नमेंट लेके नहीं आती, वोट बैंक्स पॉलिटिक्स के चलते। फिर देखो कुछ और कंडीशंस हैं, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि अभी ना कोई मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है ना, तो कुछ स्पेस उसको खाली छोड़ना पड़ता है फैक्ट्री में।
तो इससे ना बर्डन और ज़्यादा आ जाता है मैन्युफैक्चरर पे। ऑलरेडी लैंड इतना महंगा है, ऊपर से ऐसी कंडीशंस, आप प्लांट लगा रहे हो तो इतना स्पेस आप खाली छोड़ो, तो उससे और दिक्कत हो जाती है। ये देखो, मैन्युफैक्चरर्स कैन यूज़ हाफ ऑफ देयर लैंड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव बिल्डिंग स्टैंडर्ड, ये दिक्कत आती है। फिर देखो, अगर फैक्ट्री ओनर जो हैं वो फैक्ट्री के पास ही वर्कर्स की हाउसिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, एक तरफ हमारा मुकाबला है ऐसे देशों से जो बहुत डायनामिक होते जा रहे हैं, वियतनाम, बांग्लादेश में चलो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो गई, अदरवाइज बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर हमें पीछे छोड़ रहा था। मतलब समझ गए ना, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, पर हमारे वाले ढल्ले हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज सरकार को पता नहीं लगता कि हाँ भाई इतना ख़राब सिचुएशन चल रही है कि भाई ठीक कर दो। तो कुल मिला के देखो, बात यही है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो पीठ थपथपाते हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, भाई पीठ थपथपाना बंद करो, वो जा रहा है, कुछ कर लो, कर सकते हो तो वो जा रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का ना एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी संस्थान माइनॉरिटी संस्थान है या नहीं है। मतलब कोई भी संस्थान, फॉर एग्जांपल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, हमारे संविधान का आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 ना ये बोलता है हमारे देश में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो अपने हिसाब से अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मतलब माइनॉरिटीज़ के कल्चर, उनकी सोशल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है संविधान का आर्टिकल 30। अब एक केस सामने आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर देखो इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाए तो बहुत सारे फायदे हैं, अगर ना माना जाए तो फिर तो जैसे बाकी संस्थानों में रिजर्वेशन पॉलिसीज एप्लीकेबल होती हैं, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होता है, वो सब कुछ फिर एएमयू में भी होगा। तो विवाद एएमयू को लेके था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। तो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये तो जजमेंट नहीं दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ना एक गाइडलाइन जारी कर दी, इंडिका दे दिया, मतलब प्रिंसिपल सेट कर दिए कि इन प्रिंसिपल्स के आधार पे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो माइनॉरिटी कैरेक्टर का है या नहीं है। समझ गए? उन्होंने प्रिंसिपल्स दे दिए। अब इस प्रिंसिपल के बेस पे कोई और रेगुलर बेंच ये तय कर लेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। पॉइंट समझ गए ना? पॉइंट क्लियर है? अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, 4 जज एक साइड, 3 जज एक साइड, 4-3 की मेजोरिटी के साथ आया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडिका जारी कर दिया है, गाइडलाइंस दे दी हैं, जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कोई भी संस्थान जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। फोकस में कौन सा संस्थान था? एएमयू। एएमयू देखो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ, सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए। बाद में इसको ना 1920 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय एक एक्ट पास किया था और एएमयू को फिर यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया था 1920 में। फिर देखो 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ना एक कानून के तहत यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है, तो इसलिए अब ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में आया कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी बाकी संस्थानों की तरह रिजर्वेशन पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। एससी एसटी या दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होगा। लेकिन देखो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ना 1981 में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक्ट था ना उसमें अमेंडमेंट कर दिया और स्पेशल लिख दिया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर से मतलब सुप्रीम कोर्ट के 1967 की जजमेंट को नलीफाई कर दिया 1981 में सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट को अमेंड करके। तो ये तो रही पूरी कहानी।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया है 4-3 से। सुप्रीम कोर्ट ने देखो पहली बात ये बोली है, जब आपको पता लगाना हो ना कि कोई भी जो संस्थान है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, तो ना आप ये देखो कि किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, फाउंडर कौन है, और उसने जिसने इस्टेब्लिश किया किसके लिए इस्टेब्लिश किया। तो उस केस में देखो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया और मुस्लिम स्टूडेंट्स की अपलिफ्टमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया था। समझ गए, एग्जाम्पल उन्होंने दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गाइडलाइंस दी है। इस जजमेंट के बेस पे फिर आगे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ये डिसाइड कर लेंगी कि कौन सा संस्थान माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या कौन सा नहीं है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने पहली बात ये बोली कि आप ये देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपको देखना है ना कि कोई है या नहीं है, आप ये देखिए किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और उसने क्यों इस्टेब्लिश किया, किसके अपलिफ्टमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया। ये पहला पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट सीजीआई ने ये बोला कि देखो आप ये देखो कि जिस संस्थान का हमें फैसला करना है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, आप ये देखो कि उस संस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, जैसे उस संस्थान को चलाया जा रहा है, क्या वो माइनॉरिटी कैरेक्टर को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। मतलब जो मैनेजमेंट है वो फाउंडर्स के द्वारा जो वैल्यूज या फिर गोल सेट किए गए हैं, मैनेजमेंट उन्हीं गोल्स और वैल्यूज के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। आप ये देखिए, सिंपल भाषा में बोलूं, अगर देखो संस्थान की जो मैनेजमेंट है वो किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, तो वो फिर माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकता है। जैसे एएमयू है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप के लिए काम कर रही है, तो एएमयू एग्जाम्पल के तौर पे माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकता है। फिर बेंच ने ना ये भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जिसने ये वर्डिक्ट दिया है कि देखो 1956 में ना यूजीसी एक्ट आया था। यूजीसी एक्ट के तहत अलग अलग यूनिवर्सिटीज को क्या मिलने लगा, एफिलिएशन वगैरह मिलने लगा। लेकिन उससे पहले, यूजीसी एक्ट से पहले तो ना एक स्पेशल एक्ट के तहत ही यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया जा सकता था। 1956 से पहले एक स्पेशल एक्ट के तहत ही यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया जा सकता था। तो ये कहना कि हाँ भाई एक एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया है इसलिए माइनॉरिटी संस्थान नहीं है, ये गलत है। लेकिन देखो जजमेंट 4-3 से आया है, कुछ जजेस ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। एक जज ने यह भी बोला कि देखो अब एएमयू जो है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान है तो फिर वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप के लिए कैसे काम कर सकता है। नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान है तो सभी वर्गों के लिए इसे काम करना चाहिए ना, सभी सेक्शंस के लिए, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए क्यों। लेकिन नहीं माना गया इस आर्गुमेंट को। और एक जज ने यह भी बोला कि अगर देखो माइनॉरिटी संस्थान का टैग छीना जाता है एएमयू से फॉर एग्जांपल, या फिर किसी दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से, तो वो सबके लिए ओपन हो जाता है, फिर जनरल रिजर्वेशन पॉलिसीज वहां पे एप्लीकेबल होती हैं, तो फायदा ही है ना इससे। बट मेजोरिटी जो जज थे ना उन्होंने ये बोला कि देखो बात फायदे नुकसान की नहीं है, बात ये है कि माइनॉरिटीज की वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए वो संस्थान इस्टेब्लिश किया गया है, तो अगर रिजर्वेशन पॉलिसीज वहां पे लागू होंगी तो माइनॉरिटीज के लिए सीट कम हो जाएंगी। तो कुल मिला के देखो ये सारी गाइडलाइंस दी हैं 4-3 की बेंच ने कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी संस्थान को माइनॉरिटी संस्थान कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। समझ गए। अब कुल मिला के देखो इशू यहां पे एक तरफ था माइनॉरिटीज का, दूसरी तरफ रिजर्वेशन का, माइनॉरिटीज वर्सेस रिजर्वेशन, फिर हिस्टोरिकल आइडेंटिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। ये कुछ इश्यूज थे, डायलेमास थे मतलब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी, इंडिका दे दिया कि कैसे किसी संस्थान को हम माइनॉरिटी कैरेक्टर का मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने डिस्कस किया जल्दी से। हमने सेंटर ने जो केरला के ऊपर बोरोइंग लिमिट्स लगाई थी उससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया, 3% की लिमिट लगा दी और ये बोल दिया कि सारी चीज़ें, आप मार्केट से लोन उठाते हो, पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज़, आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी लोन लेते हैं सब कुछ 3% के अंदर आएगा। केरला पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक्सपेंडिचर को मीट करना मुश्किल हो गया, जनता की वेलफेयर प्रभावित हुई, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्रभावित हुई, पॉलिटिकल एंड लीगल कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। केरला ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया आर्टिकल 293 के री इंटरप्रिटेशन के लिए।
फिर हमने आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 डिस्कस किया। आर्टिकल 292 सेंटर के बारे में था कि कैसे सेंटर लोन ले सकता है और इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी रख सकता है और कानून बना सकता है लिमिट्स डिसाइड करने के लिए, जो उन्होंने बनाया FRBM एक्ट। 293 स्टेट से संबंधित था। स्टेट भी अपनी टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर लोन ले सकते हैं। स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर का काम कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले लोन लिया है, नहीं चुकाया है, तो फिर फर्दर लोन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग लिमिट लगा सकता है, ये हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 293 सेक्शन 4 में। तो ये है सब। फिर राइटर बोलते हैं ये सारे जो सेक्शंस है ना आर्टिकल 292-93, ये देखो सेक्शन 163 क्लास 4 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, लेकिन ना उसमें ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरेशन अननेसेसरी कंडीशंस नहीं लगा सकता प्रोविंस के ऊपर और डिले नहीं कर सकता परमिशन देने में अगर स्टेट ने दिखा दिया है कि लोन लेना जायज़ है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एक मेंबर थे, ये नीचे देख लीजिए, अनंत सायनाम अयंगर, इन्होंने बल्कि ये बोला था फाइनेंस कमीशन जैसा संस्थान होना चाहिए बोरोइंग लिमिट वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। फिर लास्ट में यूं बोला गया राइटर के द्वारा कि देखो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है लोन देने के लिए स्टेट से कंसल्ट करना जरूरी है, सभी स्टेट को इक्वली ट्रीट करे, फिजिकल ऑटोनॉमी स्टेट्स की इसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है बहुत तेज़ी से कम हो रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यहाँ में 1.75 से नीचे जा चुकी है, पंजाब, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भी कम हो रही है। तो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की बंद हो रही है और अगले 10 सालों में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और चाइना के कंपैरिजन में हम बहुत कम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से, मतलब नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर से, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ला पाए हैं। तो इंडिया को खतरा है कि वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगा। मिडिल इनकम ट्रैप में कोई देश कब फंसता है वो भी मैंने आपको बताया था। तब फंसता है जब देखो चीप लेबर का एडवांटेज वो देश खो देता है और डेवलप कंट्रीज जितनी टेक्नोलॉजी होती नहीं है तो बीच में ही फंस के रह जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे सरकार फेल हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाने में। हमारे देश में मैन्युफैक्चरर अभी भी लाइसेंसिंग परमिट इश्यूज फेस कर रहे हैं, लैंड एक्सेस नहीं है, ट्रेड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वर्कर्स की हाउसिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फैक्ट्री के नज़दीक फैक्ट्री ओनर उनके लिए घर नहीं बना सकते और फैक्ट्री बनानी हो तो आधा स्पेस छोड़ना पड़ता है, सिर्फ आधे स्पेस का यूज़ कर पाते हैं। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो सजेशन राइटर ये देते हैं बाहर से इंपोर्ट करने पे टैरिफ कम लगना चाहिए, यूके के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन करो, स्टेट को मजबूत लेबर रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव करो, लैंड और बिल्डिंग रेगुलेशन ठीक करो। फिर हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं कैसे किसी संस्थान को माइनॉरिटी कैरेक्टर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो AMU का केस हमने डिस्कस किया था, 1875 में इस्टाब्लिश हुआ, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए इस्टाब्लिश किया था। ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय सेंट्रल लेजिस्लेचर एक्ट में यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया। बाद में 1967 की जजमेंट ने बोला कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है क्योंकि अब एक कानून के तहत इसे इस्टाब्लिश किया गया है। फिर 1981 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और AMU को फिर से माइनॉरिटी कैरेक्टर दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि बीजेपी की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो प्रिंसिपल्स दे दिए CJI ने। पहला प्रिंसिपल ये दिया, आप ये देखो किसने इस्टाब्लिश किया और किसके लिए इस्टाब्लिश किया। दूसरा आप ये देखो कि जो अभी मैनेजमेंट चलाया जा रहा है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए चलाया जा रहा है, क्या फाउंडर के जो वैल्यूज़ थे गोल्स के हिसाब से चल रहा है मैनेजमेंट या नहीं चल रहा है। तीसरा फिर उन्होंने ये बोला AMU के केस में कि देखो 1956 से पहले जो संस्थान इस्टाब्लिश किए जाते थे ना यूनिवर्सिटी मानने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को एक स्पेशल एक्ट के तहत ही इस्टाब्लिश किया जाता था। तो यूनिवर्सिटी को एक एक्ट के तहत इस्टाब्लिश किया, इसकी वजह से वो चला नहीं जाता है इनका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन कुछ जजेज ने अलग राय भी रखी कि देखो अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग नहीं मिलेगा तो फिर सभी के लिए ओपन हो जाएगी, नेशनल इंपॉर्टेंस है, SC ST OBC के लिए ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी, अच्छा होगा सबके लिए। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किया। आर्टिकल 31 भी हमने डिस्कस किया कि माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने हिसाब से संस्थान वगैरह बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आज 2 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित, ये आपको अटैम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। फिर ये नेट बोरोइंग लिमिट वाला जो इशू हमने डिस्कस किया ये भी आपको अटैम्प्ट करना है, ये भी 250 वर्ड्स में अटैम्प्ट करना है, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।